दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाए तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझिए भाई साहब। आप किसी जमाने में एक हीरो हुआ करता था जिसका नाम है इमरान खान। ये आमिर खान का भांजा है और जब कभी ये फिल्में किया करता था तो उस वक्त ऐसा माना जाता था कि ये आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। और जब भी इसकी कोई फिल्म रिलीज हुआ करती थी, मैं अपने रिव्यू में हमेशा कहा करता था कि इमरान भाई में एक भी गुण नहीं है हीरो बनने का, तो ये जिंदगी में कभी सुपरस्टार नहीं बन सकता। हुआ वही जो मैं कहा करता था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 99% में सही ही होता हूं। तो कुछ सालों के बाद इस बेचारे का करियर खत्म हो गया था और आज की तारीख में ये अपने घर पर बैठकर बॉलीवुड वालों को ज्ञान दिया करता है। आप अंदाजा लगाइए, जो आदमी खुद को ज्ञान नहीं दे सका, जो आदमी खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, वो बॉलीवुड वालों को ज्ञान दे रहा है आज के वक्त में। तो अब इमरान खान ने कहा है कि SRK, आमिर और सलमान का वक्त खत्म हो चुका है। जो न्यू जनरेशन है वो इनकी फिल्में देखना ही नहीं चाहती, उनको ये तीनों ही बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो इमरान का कहना यह है कि नई जनरेशन इमरान को देखना पसंद करती है, लेकिन इन तीनों स्टार्स को देखना पसंद नहीं करती। अब आप बताओ मैं क्या कहूं। साला एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया जहां इमरान खान जैसे लोग भी रहते हैं। कमाल है भाई। इमरान खान साहब, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी फिल्म 100 बार भी रिलीज हो तब भी आपकी फिल्म उतना बिजनेस नहीं कर पाएगी जितना किसी भी SRK की फिल्म का बिजनेस होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यू जनरेशन SRK को देखना पसंद करती है या आपको देखना पसंद करती है। और इमरान साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी नॉलेज बॉलीवुड के बारे में जीरो है। अगर आपको बॉलीवुड की 1% भी नॉलेज होती तो आप फ्लॉप ना होते, आज अपने घर पर ना बैठे हुए होते। तो मेरा सजेशन आपको सिर्फ इतना सा है कि आप इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं हो कि आप बॉलीवुड वालों को ज्ञान दे सको, आप ये बता सको कि पब्लिक को कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है। एक वक्त में राजपाल यादव बहुत अच्छा कर रहा था, हर दूसरी फिल्म में राजपाल यादव ही हुआ करता था। लेकिन उसी वक्त में राजपाल को यह एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, पब्लिक उसको बहुत पसंद करती है, तो अगर वो कोई सोलो फिल्म करेगा तो वो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, वो उतना ही बिजनेस करेगी जितना कि SRK की फिल्म किया करती है। तो राजपाल ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए, एक फिल्म बनाई और उसको रिलीज किया और फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई और उसमें राजपाल के तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। एक कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो कहकर नहीं आता, अचानक आता है। इस फिल्म को बनकर रिलीज होकर काफी साल हो गए हैं, तब से लेकर आज तक राजपाल ने उन लोगों का पैसा लौटाया ही नहीं था जिनसे उसने लिया था, और वो लोग अदालत में पहुंच गए थे। अदालत ने राजपाल यादव को एक समय के अंदर अपने आप को सरेंडर करने के लिए कहा। तो अदालत के फैसले को मानते हुए राजपाल तिहाड़ जेल पर गया और सरेंडर कर दिया। यानी कि आज की तारीख में राजपाल तिहाड़ जेल में बंद है। सरेंडर करने से पहले राजपाल ने बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वापसी कर सके, और ना ही उसका कोई ऐसा दोस्त है जो उसकी हेल्प कर सके, ये पैसे वापसी कर सके। यही वजह है कि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो तिहाड़ जेल में बंद रहे। जिन लोगों ने राजपाल पर यह केस किया है उनका कहना है कि राजपाल को उनके 9 करोड़ रुपए लौटाने हैं। 9 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जाहिर सी बात है, कोई दोस्त अगर राजपाल यादव का है भी तो वो भी 9 करोड़ रुपए तो लौटा नहीं सकता। तो एक तरह से राजपाल ने ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो पैसे तो वापसी नहीं करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजपाल जेल में कितने दिन रहता है। नसीरुद्दीन साहब कुछ ना कुछ सरकार के बारे में कहते रहते हैं, कंट्रोवर्सी होती रहती है, और अब नसीर साहब ने फिर से मोदी जी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से बहुत भारी कंट्रोवर्सी हो रही है। नसीर साहब ने ऑन कैमरा कहा है कि उनको मोदी जी का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कुछ भी मोदी जी करते हैं वो नसीर साहब को बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में भी हर हफ्ते ट्रंप के खिलाफ जुलूस निकलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर आदमी का हक है कि वो क्या कहना चाहता है, हर आदमी की बात को सुना जाना चाहिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर नसीर साहब कुछ कह रहे हैं तो ये उनका पर्सनल मैटर है,
उनको अगर किसी का काम समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अगर नसीर साहब ने यह कहा है कि भाई उनको मोदी जी का काम पसंद नहीं है तो उनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, उनको गालियां दी जानी चाहिए। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के हिसाब से नसीर साहब को अपनी बात कहने का पूरा हक है। मैं यहां यह क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो नसीर साहब ने कहा है वो सही है या गलत है। घूसखोर पंडित इस नाम से नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज बनाई है मनोज को लेकर। जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ वैसे ही हंगामा मच गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पंडितों को बदनाम करने की साजिश है। बहुत सारे राजनेता हैं जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए, नेटफ्लिक्स को ऑर्डर दिया जाना चाहिए कि वो इस फिल्म को नहीं दिखाएंगे। और राजनेताओं की इस बात का असर भी हुआ। नेटफ्लिक्स ने फौरन ही वो ट्रेलर हटा दिया और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब ये नाम नहीं रखा जाएगा। अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो किसी और नाम से ही होगी, इस नाम से तो रिलीज नहीं हो सकती। डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी नई फिल्म गोलमाल 5 की शूटिंग जल्दी ही शुरू करने वाला है। आप सभी जानते हैं कि गोलमाल सीरीज अजय देवगन की है, तो जाहिर सी बात है गोलमाल 5 का हीरो भी अजय देवगन ही होगा। लेकिन मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही हैं अक्षय कुमार को लेकर। मीडिया वालों का कहना है कि इस फिल्म में विलन का रोल कर रहा है अक्षय कुमार। मैं आपको बता दूं ये खबर बिल्कुल झूठी है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। इस फिल्म के निर्माताओं ने मुझसे बताया है कि अक्षय कुमार का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। अक्षय कुमार इस फिल्म में किसी भी भूमिका में नहीं है और ये पहली बार नहीं है जब मीडिया ने ऐसी झूठी खबर दी है। मीडिया वालों का काम ही यही है कि 5% सच्ची खबर देते हैं, 95% झूठी खबर देते हैं। बॉलीवुड में एक फ्लॉप हीरो है जिसका नाम है हर्षवर्धन राणे। कुछ दिनों पहले इसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, एक दीवाने की दीवानियत। किसी तरह से उस फिल्म ने तकरीबन 70 CR का बिजनेस कर लिया था। क्योंकि हर्षवर्धन एक फ्लॉप हीरो है तो 70 CR के बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस माना गया, फिल्म को हिट माना गया और वाकई फिल्म हिट हुई थी। जी वालों ने इस फिल्म के OTT राइट्स खरीदे थे ये सोचकर कि ये फिल्म OTT पर भी बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। जी ने इस फिल्म को रिलीज किया और कुत्ते ने भी इस फिल्म को नहीं देखा। यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई OTT पर। और क्योंकि फिल्म ने थिएटर में अच्छा बिजनेस किया था, फिल्म को हिट माना गया था, तो जो हर्षवर्धन है उसने अपने आप को सुपरस्टार मान लिया था। और क्योंकि हर्षवर्धन ने अपने आप को सुपरस्टार मान लिया था तो जिस निर्माता ने भी उसको अप्रोच किया उसने निर्माता से मांगे 15 करोड़ रुपए। उसने बताया कि मेरे पास तो 2026 में टाइम ही नहीं है, मैं इतनी फिल्में साइन कर चुका हूं, मैं अगर कोई फिल्म कर सकता हूं अब तो सिर्फ और सिर्फ 2027 में कर सकता हूं। लेकिन यह महासफेद झूठ है। हर्षवर्धन जब भी किसी डायरेक्टर से मिलता है या निर्माता से मिलता है तो उसको 4-5 फिल्में गिनाता है। एक तो जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स 3 जिसमें हर्षवर्धन विलन का रोल कर रहा है। और यह सच भी है कि हर्षवर्धन ने इस फिल्म को साइन किया है। लेकिन कमाल यह है कि जॉन के पास इस फिल्म को फाइनेंस करने वाला कोई भी अभी तक नहीं है। जॉन की इस फिल्म को जियो ने रिजेक्ट किया, जी ने रिजेक्ट किया, वायाकॉम ने रिजेक्ट किया और अब इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है जयंती लाल गाढ़ा ने। जयंती लाल गाढ़ा ने जॉन से कहा था कि हम इस फिल्म में पैसे लगा सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिल्म मेकिंग के लिए, यानी कि तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए। बाकी के जो आपके खर्चे हैं वो आप जानिए। जॉन के हिसाब से इस फिल्म का बजट है 150 करोड़ रुपए। तो अगर जयंती जी 50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो 100 करोड़ कहां से आएंगे? यही वजह है कि अब यह फिल्म जयंती गाढ़ा के साथ भी नहीं हो रही है। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में जॉन के पास इस फिल्म के लिए कोई भी निर्माता नहीं है और जॉन वो आदमी नहीं है जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके किसी फिल्म को बनाएगा। तो यह बिल्कुल नहीं पता कि यह फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी। 99% तो यह फिल्म 2026 में बनने वाली नहीं है। हर्षवर्धन कहता है कि उसने एक फिल्म साइन की है एकता कपूर के साथ जिसका नाम है शूट आउट एट दुबई। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने कभी एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला, एक हिट फिल्म थी। उसके बाद बनी शूट आउट एट वडाला, उसने भी अच्छा बिजनेस किया था और उसी का सीक्वल है शूट आउट एट दुबई। लेकिन कमाल यह है कि संजय गुप्ता ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। उसकी वजह यह है कि एकता कपूर इस फिल्म को अपने हिसाब से बनवाना चाहती है और संजय गुप्ता एक बड़ा डायरेक्टर है, अगर वो किसी फिल्म को बनाएगा तो अपने हिसाब से बनाएगा। यही वजह है कि संजय और एकता साथ में काम नहीं कर रहे हैं। तो आज की तारीख में ना ही तो एकता के पास कहानी है ना ही डायरेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद भी हर्षवर्धन ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी है क्योंकि हर्ष को ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म बनेगी तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, हर्ष अगला सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहले तो इस फिल्म के बनने के कोई चांस नहीं है और अगर ये फिल्म कभी बनी
तो सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हर्षवर्धन ये भी कहता है कि उसने एक फिल्म साइन की है जिसके निर्माता हैं अली अब्बास जाफर। पूरे बॉलीवुड को पता है, पूरे मीडिया को पता है कि जियो ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है और क्लियरली उस नोटिस में कहा गया है कि अली अब्बास जाफर किसी के भी साथ डील नहीं कर सकता। अली अब्बास जाफर को अगर किसी ने भी पैसे देने हैं तो वो अली को नहीं दे सकता, वो सीधा जियो में पे करेगा। इसका मतलब यह है कि अली अब्बास जाफर आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई फिल्म बना सके। हर्ष ये भी बताता है कि उसने एक टी सीरीज की फिल्म साइन की है जिसमें अनिल कपूर भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूषण कुमार ने मुझे ऑफिशियली कहा कि मैंने हर्ष को किसी भी फिल्म के लिए साइन नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हर्ष 10 करोड़ रुपए मांगता है और मैं 5 करोड़ रुपए से ज्यादा दे नहीं सकता। जब मैंने अनिल कपूर साहब से इस फिल्म के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस फिल्म के बारे में कोई भी अता पता नहीं है। अगर कोई भी ऐसा कह रहा है तो यह महा झूठ है, सफेद झूठ है। मैं हर्ष के साथ या टी सीरीज के साथ कोई भी फिल्म नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अगर हर्षवर्धन यह कहता है कि वो टी सीरीज की कोई फिल्म कर रहा है तो यह भी सफेद झूठ है। हर्ष ने अब से पहले जिन निर्माताओं के साथ भी काम किया है उनमें से भी कोई हर्ष के साथ काम नहीं करना चाहता। वो भले ही संजय गुप्ता हो, दीपक मुकुट हो, अंशुल गर्ग हो, उनका कहना यह है कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, ये हमसे 10 करोड़ रुपए मांगता है और हम इसको 5 करोड़ रुपए से ज्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि इसकी अगली फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सीला, जिसको डायरेक्ट कर रहा है महाफ्लॉप डायरेक्टर उमंग कुमार। और सभी को पता है कि उस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। और उस फिल्म के निर्माता पता है कौन है? बॉलीवुड से कोई नहीं है, यूपी के तकरीबन 10 लोग हैं। सबने थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उस फिल्म को बनाया है और जी ने उस फिल्म को प्रेजेंट किया है, लेकिन जी ने उस फिल्म में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। जी ने अपना नाम उस फिल्म में दिया है एज ए प्रेजेंटर, सिर्फ इस कंडीशन के साथ कि उस फिल्म को सिर्फ जी ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कोई और नहीं कर सकता। और जी का कमीशन होगा 12%, यानी कि अगर वो फिल्म थिएटर में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी तो 12 लाख रुपए जाएंगे जी को। कहने का मतलब यह है कि सिला का डिसास्टर होना तय है और उस फिल्म के डिसास्टर होते ही हर्षवर्धन राणे का करियर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन अपने घर पर उसी तरह बैठा होगा जैसे आज इमरान खान बैठा है, जैसे आज अर्जुन कपूर बैठा है, जैसे आज विवेक ओबेरॉय बैठा है। अगर हर्ष में 1% भी अकल होती तो फिल्म एक दीवाने की दीवानियत हिट होने के बाद वो 4-5 बढ़िया फिल्में साइन करता और आज की तारीख में हर्ष कोई नई फिल्म की शूटिंग कर रहा होता। लेकिन हर्ष को जो चांस मिला था उसने वो बर्बाद कर दिया है। हर्ष ने अपना करियर खुद ही खत्म कर लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर्ष पैसे कमाने के लिए इतना डेस्परेट है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जब भी वो किसी निर्माता निर्देशक से मिलता है तो कहता है कि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगले ही सेकंड कहता है कि मुझे फिल्म के 15 करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़ के नीचे तो करूंगा ही नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़का कितना कंफ्यूज है लाइफ में। और बॉलीवुड में ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं है जिसकी कहानी इसने नहीं सुनी, वो साजिद खान हो, साबिर खान हो, विजय नाम्बियर हो, मतलब फ्लॉप से फ्लॉप डायरेक्टर की भी कहानी ये सुन चुका है और हामी भर चुका है उस फिल्म को करने के लिए। इसका कहना यह है कि बस मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, मैं कोई भी फिल्म करने के लिए तैयार हूं। आप अंदाजा लगाइए एक एक्टर ने अपने आप को किस तरह से बर्बाद किया है। गौरव खन्ना बिग बॉस में आया और बिग बॉस के बाद सभी लोग इसको जानने लगे। उससे पहले तो बहुत ही कम लोग जानते थे और बिग बॉस के बाद गौरव खन्ना की वाइफ को भी सभी लोग जानने लगे। जिस दिन से हमने गौरव की वाइफ को देखना शुरू किया है उस दिन से हमें एक ही पता चला है कि ये लड़की बहुत बड़ी नौटंकी है, कुछ ना कुछ नौटंकी करती रहती है, इसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। गौरव की वाइफ को लगता है कि वो आने वाले वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहती। जब गौरव की वाइफ से गौरव के बारे में पूछा गया तो सुनिए गौरव की वाइफ ने क्या कहा। गौरव भाई में क्या अच्छा लगता है आपको? गौरव के पास बहुत पैसे हैं पर वो किसी को नहीं देते। आप जब भी उनसे पूछो पैसे मिलेंगे, बेबी सैलरी नहीं आई है, पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है, चेक फंसा हुआ है, टैक्स भरना है। आपने सुन लिया, जो पत्नी अपने पति के बारे में ये कहे कि वो उसको पैसे नहीं देता, आप समझ लीजिए कि ये रिश्ता चल नहीं सकता। कोई भी वजह नहीं हो सकती जिसकी वजह से ये रिश्ता चल सके। डिवोर्स होना पक्का है, गारंटी है, आज हो, 6 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो या 2 साल के बाद हो। और गौरव की वाइफ ने ऑन कैमरा क्या किया है जरा ये भी देख लीजिए आप।
देख लिया आपने, जो लड़की शादीशुदा हो और उसके बावजूद भी ये सब करती हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके लिए शादी की कोई अहमियत नहीं है। वो डिवोर्स लेने के लिए किसी भी वक्त रेडी है। उसको वही करना है जो उसको अच्छा लगता है, डिवोर्स हो या ना हो। प्रियदर्शन साहब ने काफी वक्त के बाद एक फिल्म बनाई है भूत बंगला, जिसको प्रोड्यूस किया है एकता कपूर ने, जिसमें हीरो है अक्षय कुमार, और ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 10 अप्रैल को। भूल भुलैया के बाद अक्षय कुमार की ये एक और भूतिया फिल्म है जिसके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि शायद ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो सकती है। अब ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि हिट होगी या फ्लॉप होगी। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि इस फिल्म का बजट बहुत ही बढ़िया है। तकरीबन 100 करोड़ रुपए है इस फिल्म का बजट, जो बिल्कुल सही है। सन्नी देओल साहब की एज है 68 ईयर्स, और 68 ईयर्स में सन्नी साहब रॉक कर रहे हैं। सन्नी साहब की 2026 में 5 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, इक्का जल्दी ही रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर, जिसको डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। ये फिल्म डायरेक्ट OTT पर ही रिलीज होगी। उसके बाद सन्नी साहब की रिलीज होगी फिल्म गबरू, जिसमें गेस्ट अपीयरेंस में है सलमान खान, जिसको प्रोड्यूस किया है विशाल राणा ने। उसके बाद सन्नी की फिल्म 1947 लाहौर रिलीज होगी, जिसको डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने और प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। इसी साल दिवाली पर सन्नी देओल की फिल्म रामायण भी रिलीज होने वाली है, यानी कि टोटल 5 फिल्में सन्नी देओल की 2026 में रिलीज होंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी एक एक्टर की एक साल में 5 फिल्में रिलीज हो रही हैं, और वो भी 68 साल की एज में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सन्नी ने और भी 7 फिल्में साइन कर ली हैं, और सभी बिग बजट वाली फिल्में हैं। अब्बास मस्तान एक फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, उसमें हीरो होगा सन्नी देओल और उस फिल्म का प्रोड्यूसर होगा विशाल राणा। किल के डायरेक्टर के साथ भी सन्नी ने एक फिल्म साइन की है, जिसके निर्माता है मैत्री मूवी मेकर्स, जो पुष्पा के निर्माता हैं। सन्नी की फिल्म जाट 2 भी 2027 में ही बनेगी और 27 में ही रिलीज होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सन्नी देओल 68 की उम्र में कम से कम 1000 करोड़ रुपए छापने वाला है। कहावत है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है भाई साहब। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो जल्दी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का पहले एक गाना रिलीज हुआ था, बहुत बढ़िया था। सेकंड रिलीज हुआ, वो भी बढ़िया था। और अब एक और गाना रिलीज हुआ है, पान की दुकान, जो बहुत ही बढ़िया है। शाहिद ने बहुत ही बढ़िया डांस किया है इस गाने पर। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म का म्यूजिक बढ़िया है, हिट होने वाला है, और ये म्यूजिक फिल्म को सपोर्ट करेगा, यानी कि फिल्म को बढ़िया ओपनिंग मिलेगी, ये कंफर्म हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन्नी की एक फिल्म जिसका नाम है इक्का, डायरेक्टली OTT पर रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक OTT फिल्म के लिए सन्नी देओल ने क्या चार्ज किया है। एक्चुअली सन्नी देओल ने नेटफ्लिक्स वालों से मांगे थे 50 करोड़ रुपए, तो नेटफ्लिक्स वालों ने कहा कि भाई इतने पैसे हम नहीं दे सकते। यही वजह है कि फिर एक रास्ता निकाला गया। रास्ता ये निकला कि इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स हैं वो भी सन्नी देओल को दे दिए गए, और जो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो भी सन्नी देओल को दे दिए गए। ये दोनों राइट्स सन्नी ने एक कंपनी को बेच दिए हैं, और नेटफ्लिक्स ने सन्नी को 25 करोड़ रुपए दे दिए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सन्नी को इस फिल्म के लिए भी तकरीबन 50 करोड़ रुपए मिल गए हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि आज की तारीख में सन्नी कोई भी फिल्म 50 करोड़ के नीचे नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि फिल्म बॉर्डर 2 हिट है या फ्लॉप है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि निर्माता भूषण कुमार 300 करोड़ से नीचे का बिजनेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसकी डील ही ऐसी थी नेटफ्लिक्स के साथ। लेकिन जो इस फिल्म का रियल थिएट्रिकल बिजनेस होगा इंडिया में, वो होगा तकरीबन 225 CR, यानी कि भूषण साहब को थिएट्रिकल बिजनेस से मिलेंगे 100 करोड़ रुपए। ओवरसीज से आएंगे तकरीबन 25 CR, म्यूजिक से आएंगे तकरीबन 25 CR, और सैटेलाइट के भी आएंगे तकरीबन 25 CR, यानी कि टोटल हो गया 175 CR। नेटफ्लिक्स से आएगा तकरीबन 60 CR, और इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 300 CR, यानी कि भूषण साहब का लॉस होगा कम से कम 75 CR का। भूषण को यह उम्मीद थी कि यह फिल्म 500 से 600 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, और वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। यही वजह है कि भूषण को इस फिल्म में एक बहुत भारी भरकम नुकसान होने वाला है, यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। पिछले कई सालों से डायरेक्टर फरहान अख्तर डॉन 3 बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले इस फिल्म को रिजेक्ट किया SRK ने। SRK के बाद ये फिल्म गई रणवीर सिंह के पास।
2 दफा रणवीर सिंह के साथ इस फिल्म का टीजर भी रिलीज हुआ। इसके बाद ये फिल्म ऋतिक के पास गई, ऋतिक ने भी कुछ दिनों में इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और ये फिल्म फिर से रणवीर सिंह के पास गई। और धुरंधर के रिलीज होने के बाद, ब्लॉकबस्टर होने के बाद रणवीर सिंह ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया। तो अब फरहान अख्तर ने इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। कुछ सालों पहले फरहान अख्तर ने एक और फिल्म का ऐलान किया था जिसका नाम है जी ले जरा। ये 3 लड़कियों की कहानी है, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट एंड प्रियंका चोपड़ा। तो अब फरहान अख्तर इस फिल्म पर फोकस कर रहा है। अब फरहान अख्तर इस फिल्म को बनाना चाहता है। डॉन 3 कहां से गुजरी और फाइनली कैसे बंद हुई, इससे आपको पता चल सकता है कि बॉलीवुड में किसी भी फिल्म को बनाना कितना मुश्किल काम है। 3-4 लोगों के एक टेबल पर आना कितना बड़ा काम है। डायरेक्टर, निर्माता, एक्टर एंड फाइनेंसर, जब तक ये सभी लोग एक टेबल पर नहीं आते तब तक कोई भी फिल्म नहीं बन सकती। पिछले काफी दिनों से ऋतिक की फिल्म क्रिस 4 के बारे में भी जिक्र हो रहा है। कोई इस फिल्म के बारे में कुछ खबर दे रहा है, कोई कुछ खबर दे रहा है, कोई कुछ खबर दे रहा है। हकीकत यह है कि इस फिल्म को ऋतिक रोशन खुद ही डायरेक्ट करना चाहता है और जाहिर सी बात है हीरो भी ऋतिक होगा। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा। लेकिन ऋतिक और आदित्य दोनों एक टेबल पर नहीं आ पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहता है, लेकिन इसका वीएफएक्स हॉलीवुड के किसी स्टूडियो में कराना चाहता है और उस स्टूडियो का खर्चा आ सकता है कम से कम 1000 करोड़ रुपए। जबकि आदित्य चोपड़ा की वीएफएक्स की अपनी कंपनी है। तो आदित्य का कहना यह है कि मैं इस फिल्म का वीएफएक्स अपनी कंपनी में करूंगा, बाहर नहीं करूंगा। और ऋतिक को यह मंजूर नहीं है। ऋतिक का ऐसा मानना है कि आदित्य की कंपनी को वीएफएक्स करना नहीं आता। तो 99% ये कंफर्म हो गया है कि क्रिस 4 भी कभी नहीं बनेगी। ये फिल्म भी जल्दी ही हमेशा के लिए डब्बे में बंद हो सकती है। डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है पति पत्नी और वो 2। पति पत्नी और वो बनी थी कार्तिक आर्यन के साथ। फिल्म ने बढ़िया बिजनेस किया था। इस फिल्म में डबल ढोलकी के साथ 3 हीरोइन है, रकुल प्रीत, वामिका गब्बी, सारा अली खान। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज ने, डायरेक्ट किया है मुदस्सर अजीज ने। मुदस्सर भाई एक बढ़िया डायरेक्टर है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की फिल्म पब्लिक देखने जाएगी क्या। वामिका की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है और रकुल प्रीत की भी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। तो जब फिल्म में ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी फैन फॉलोइंग हो, तो फिर पब्लिक इस फिल्म को देखने क्यों जाएगी। लेकिन यह अभी से कहना बड़ा मुश्किल है कि फिल्म हिट होगी कि फ्लॉप होगी। यह बात तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा भाई साहब कि पब्लिक ने इस फिल्म को कितना पसंद किया है। अब यह बात बिल्कुल फाइनल हो गई है कि 19 मार्च को 2 फिल्में रिलीज होने वाली है, टॉक्सिक, धुरंधर 2। दोनों ही फिल्मों का मुकाबला होने वाला है। मैं आज ही गारंटी के साथ कह सकता हूं कि धुरंधर 2 टॉक्सिक को बर्बाद कर देगी। धुरंधर 2 का पहले दिन का ऑल इंडिया बिजनेस होगा कम से कम 100 करोड़ रुपए और टॉक्सिक का ऑल इंडिया का बिजनेस होगा मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए। तो जो इस फिल्म का हीरो है यश, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो अपना कैरियर बर्बाद करना चाह रहा है। यही वजह है कि वो धुरंधर 2 के साथ अपनी फिल्म को रिलीज कर रहा है। बिग बॉस में एक लड़की आई थी आयशा खान, बहुत बड़ी ड्रामा है, पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ कहती रहती है। अब इस लड़की ने एक कमाल की पब्लिसिटी की है। इसने कहा है कि जब मैंने धुरंधर 2 का गाना शूट किया तो मैं पीरियड में थी। अब बताओ आप मैं क्या कहूं। साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया मुझे। अब मुझे बताइए आप कि किसी ने आयशा से ये पूछा कि आपको उस वक्त पीरियड थे या नहीं थे। लेकिन इस लड़की ने जबरदस्ती ये ड्रामा किया सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। और जो मीडिया है वो आज कमाल का काम कर रहा है भाई साहब। मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया और ब्रेकिंग न्यूज चलाई। कहा कि देखो आयशा ने कितना कमाल का काम किया। अरे आयशा को उस वक्त पीरियड थे जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी, लेकिन उस लड़की ने शूटिंग की। मीडिया वालों, शर्म नहीं आती भाई साहब आप लोगों को? थोड़ी तो शर्म कीजिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ा तो खौफ खाइए यार। मतलब कुछ भी। अरे यार क्यों अपने आप को जलील कर रहे हो? आप लोग खुद ही अपने आप को जलील कर रहे हो। पब्लिक आपको जलील नहीं कर रही है, आप खुद ही अपने आप को जलील कर रहे हो। बॉलीवुड में एक भूली बिसरी फ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है अदा शर्मा, और अदा की बहन है असीरा शर्मा। वही अपनी बहन का काम देखती है। बड़ी मुश्किल से अदा को किसी फिल्म में छोटा मोटा रोल मिलता है, और ये जो अदा की बहन है ये उस फिल्म के निर्माता को खूब जबरदस्त तरीके से परेशान करती है। ये ड्रेस होनी चाहिए, वो ड्रेस होनी चाहिए,
इतने बजे शूटिंग होनी चाहिए, उतने बजे शूटिंग होनी चाहिए। मतलब कोई भी निर्माता जो अदा के साथ काम करता है वो कसम खा लेता है कि जिंदगी में दोबारा उसके साथ काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन की वजह से। एक फिल्म बन रही है जिसकी हीरोइन है यामी गौतम और छोटा सा रोल अदा शर्मा का भी है। तो अदा की बहन असीरा ने निर्माता से कहा कि देखो मेरी बहन यामी से बहुत बड़ी सुपरस्टार है, बात को समझो। तो इस फिल्म के पोस्टर पे यामी और मेरी बहन दोनों का फोटो होना चाहिए। निर्माता ने कहा कि मैडम जी, मेरी फिल्म में आपकी बहन का छोटा सा रोल है, तो मैं आपकी बहन को कहीं भी पोस्टर पर दिखाने वाला नहीं हूं, आप लिख करके रख लीजिए। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं अदा को पोस्टर पर नहीं डालूंगा। और बस यही वजह है कि आज की तारीख में अदा की बहन असीरा उस निर्माता के बारे में गलत गलत बातें कर रही है। बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों को कह रही है कि वो प्रोड्यूसर तो बहुत खराब है। अरे मैडम जी, अगर आपकी फ्लॉप बहन का फोटो पोस्टर पे डाल दे तो प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, ना डाले तो प्रोड्यूसर बहुत खराब है। कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। लॉकडाउन के बाद जब सोनू सूद अपनी फिल्म फतेह बनाने वाला था तो मैंने सोनू सूद को 2 दफा मिलकर बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने सोनू भाई से कहा, भाई आप ये फिल्म मत कीजिए, ये फिल्म नहीं चलेगी, ये फिल्म डिसास्टर हो जाएगी, आपका करियर इसी फिल्म के साथ खत्म हो जाएगा, मेरी बात मान लीजिए। सोनू ने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं ये फिल्म ऐसी बनाऊंगा कि इस फिल्म से बड़ी फिल्म मुगले आजम भी नहीं होगी, ये फिल्म शोले का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और सोनू के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? सिर्फ ये कि जी सोनू को दे रहा था 30 करोड़ रुपए फिल्म बनाने के लिए, जबकि कोई और निर्माता सोनू को 10 करोड़ रुपए भी नहीं देगा फिल्म बनाने के लिए। बस उन पैसों के लालच में सोनू ने उस फिल्म को बनाया। वही हुआ जो मैंने कहा था। फिल्म रिलीज हुई, डिसास्टर हो गई, कुत्ता भी देखने नहीं गया। और उसी फिल्म के साथ सोनू का कैरियर खत्म हो गया हमेशा के लिए। ना विलन रहा ना हीरो रहा। पिछले 1 हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ जब मैंने किसी डायरेक्टर या निर्माता के सामने सोनू का नाम लिया कि यार सोनू को इस रोल में कास्ट कर लो, और उसने कहा कि भाई साहब सोनू से माफी दे दीजिए, सोनू का नाम मत लीजिए, सोनू कहीं नहीं चलता, आज सोनू को किसी भी रोल में नहीं लिया जा सकता। और मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा। ये सुनकर मेरे दिल से यही आवाज आई कि काश सोनू ने मेरी बात मान ली होती, काश सोनू ने वो फिल्म ना की होती, तो आज सोनू अच्छा काम कर रहा होता। लेकिन सोनू की हठधर्मी ने उसका कैरियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा था। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।